हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे 10-15 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ईवीएस से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे मैं 200 क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसके अंदर से ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यदि आप लोग टीजीटी एचपीएस एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे पहले मैंने आप लोगों को 32 तक क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन सबसे पहले मैं 21 नंबर का क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ मैं। जो हमारे पास में ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से पूछा हुआ कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर कौन कौन सी गैसें आती हैं? मीथेन आ जाती है, नाइट्रेट्स ऑक्साइड N2O बोलते हैं इसको, नाइट्रेट्स ऑक्साइड N2O बोलते हैं। मीथेन हमारे पास में CH4 हो जाता है, फिर जलवाष्प हो जाता है एंड इसी के साथ में हमारे पास CO2 हो जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। यही हमारे पास में ग्रीन हाउस गैस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन जहाँ से आज हमें करने हैं। तो मैंने इससे पहले 32 तक के क्वेश्चन करा दिए था आप लोगों को, यदि नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो अब हमारे पास है, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो वायु प्रदूषण का कौन सा एक उदाहरण है बताना है। धुआं और कुहासा, यहाँ पे वाहनों से निकलने वाली गैस हो गई, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से वायु प्रदूषण कौन है। तो हमारे पास में उपरोक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। जो धुआं और कुहासा है, ये हमारे पास में धुआं के जब हमारे पास में धुआं वगैरह से मिलके जो कोहरा, सर्दियों के टाइम पर कोहरा बनता है, वही ये है। ठीक है ना, वाहनों से गैसें निकलती हैं। तो ये है, तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, किसी नदी के प्रदूषण के स्तर को कैसे मापा जाता है। जो किसी नदी का प्रदूषण है कि उसमें कितना प्रदूषण है, क्या नहीं है, ये कैसे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ATP लिखा हुआ है, सेकंड है STP है एंड सी हमारे पास में BOD लिखा हुआ है, फोर्थ हमारे पास में WPL। तो यहाँ पे जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, BOD। इसका मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन की वाटर के अंदर डिमांड होती है वो कितनी है। जब हमारे पास में ये ऑक्सीजन की जो डिमांड, मतलब ऑक्सीजन है, ये हमारे पास में हाई होगा, तो हम कहेंगे कि जो नदी का वो है, हमारे पास में नदी के अंदर पानी है वो बढ़िया है, स्वच्छ है, प्रदूषित नहीं है। यदि BOD की मात्रा कम है, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड है, मतलब जो भी ज़रूरत थी, यदि उसके अनुसार नहीं है, तो हमारे पास में वाटर को प्रदूषित माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे हो जाता है विश्व उष्ण बोले तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन एक कारक है बताना है। वाहनों से निकलने वाली गैस के लिए बोला हुआ है, फिर बोला हुआ है पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, तो भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, रसोई गैस। तो पेड़ जो वाहनों से निकलती है, यही हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, क्योंकि यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो भी हैं, सारी चीज़ें यहीं से निकलती हैं। पेड़ पौधे से होते O2 निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ये तो सबके लिए अच्छी चीज़ है। भट्टियों से निकलने वाली जो गर्म हवा होती है वो तो वाष्प वगैरह होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा सतह सुरक्षित रखता है। जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उसको कौन सी चीज़ें सतह हमको सही से सुरक्षित रखती हैं, वो हमारे पास में ओजोन सतह है, O3 बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, ओजोन लेयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है आप लोगों को बतानी है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, N2O बताया था मैंने उस टाइम पे, और CH4 मीथेन बताया था। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी है, जो वही हमारे पास ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में
कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा के लिए इससे पहले भी मतलब जो वीडियोस बनाई है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया हुआ था कि अम्लीय वर्षा के लिए क्या क्या जिम्मेदार होता है। अम्लीय वर्षा के लिए हमारे पास एक तो SO2 हो गया, एक हमारे पास NO2 हो जाता है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, इसी प्रकार एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस आप लोगों को बता देना है कौन सा है। हमारे पास में मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, फिर हमारे पास है गैसीय अपशिष्ट है। तो इनमें से कौन सा एक गैसीय अपशिष्ट है? सब्जियों तथा फलों के छिलके हैं, ये बोला हुआ है। घरों की नालियों का गंदा पानी हो गया है। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा हो गया है। लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास में गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है, डी करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास में हो जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से वाहनीय ईंधन से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? जो पर्यावरण के लिए अच्छा है वो किसे माना जाता है? वाहनों के अंदर आजकल क्या प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को पता है CNG अच्छा ईंधन माना जाता है। जो डीजल वगैरह हो गए हैं, पेट्रोल वगैरह हो गए हैं, ठीक है, और हमारे पास में LPG हो गया, ये सब चीज़ें तो हमारे पास में ये क्या कहते हैं, प्रदूषण का कारण बनती है। लेकिन हमारे पास में जो संपीड़ित ये है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारे पास में करेक्ट हो गया है। ठीक है, फिर आ जाता है ध्वनि प्रदूषण का स्तर किसके द्वारा मापा जाता है? जो ध्वनि प्रदूषण है वो कितना है कितना नहीं है, किससे मापा जाता है? जूल से, डेसिबल डेसिबल से, न्यूटन से, या फिर नैनो इकाई से? तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है। यदि आप लोगों को भी आंसर पता हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर साथ साथ कमेंट कर सकते हो वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हो गया है, निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक कौन उत्पन्न करता है आप लोगों को बताना है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, या फिर कोयला? तो कोयला से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी होता है, डीजल से भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत ही कम मात्रा में जो है प्रदूषण, वायु प्रदूषण निकलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ से। फिर है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो ये हमारे पास में NCERT वाली बुक में भी है। NCERT वाली बुक में भी दिया हुआ है कि जो जल प्रदूषण है वो आर्सेनिक से सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? पश्चिमी बंगाल में हो रहा है। पश्चिमी बंगाल, जहाँ पे आर्सेनिक की जो हमारे पास में फैक्ट्रियाँ वगैरह है, ये अपना जो गंदगी पदार्थ निकलता है उसको डायरेक्ट नदियों में बहा देते हैं, उसको प्योरीफाई नहीं करके डालते हैं, उस वजह से आर्सेनिक हो जाता है, और जो कि फेफड़ों वगैरह में जम के और नाखून वगैरह में पहुँच के कैंसर वगैरह इस टाइप के रोगों को न्योता देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में इसका ऑप्शन तो पश्चिम बंगाल हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी है जो ये हुई थी? ये वाली मैंने बात फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताई थी आप लोगों को। तो जो हमारे पास में मिथाइल आइसोसाइनाइट है, ये एक ऐसी गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी के टाइम पे हमारे पास में लीक हुई थी, उसका कारण बनी थी ये। ठीक है, ये हमारे पास में कीटनाशक को मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसके लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। फिर हमारे पास में गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? जो गंगा एक्शन प्लान था वो किसके लिए था? जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जल का वेग बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी स्पीड बढ़ानी थी, जल की प्रचुरता मतलब अधिक करना था, जल के तापमान में वृद्धि करनी थी। ये तो हमें करना नहीं था, जल की गुणवत्ता हमें अच्छे से अच्छा ताकि हमें शुद्ध जल मिल पाए, इसीलिए हमने ये लाए थे गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, जो भोपाल गैस त्रासदी है मिथाइल आइसोसाइनेट, देख रहे हो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको मिक रिसाव की घटना, मिक रिसाव भी कह देते हैं। ठीक है ना, कि घटना कब हुई थी, कब
हुई थी आप लोगों को बताना है। 2 दिसंबर 1982 को हुई थी, 3 दिसंबर 1985 को हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, या फिर 4 दिसंबर 1986 को हुई थी। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 दिसंबर 1984। आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इन्हीं में से आप लोगों को जो एग्ज़ाम के अंदर है वहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ठीक है। यह हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 48 हो जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है। जो नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिक ऊर्जा किसके लिए की जाती है हमारे पास में, जब नाभिकीय ऊर्जा होती है वहाँ पे विस्फोट वगैरह होते हैं, तो उनसे हमारे पास में ऊष्मा मतलब गरम गरम वगैरह गरम पदार्थ वगैरह इस टाइप से हवाएं निकलती हैं, गैसें निकलती हैं, जो किसका कारण बनती है, ऊष्मीय प्रदूषण का, जो कि गर्मी का कारण बनते हैं। जल प्रदूषण का, वाटर प्रदूषण का, इनका तो नहीं बनते हैं, लेकिन हमारे पास में जो उसकी वातावरण की एनर्जी है और जो गर्मी है उसको बढ़ा देते हैं वहाँ पे उस जगह पे, तो ये ऊष्मीय प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं होने वाला हमारे पास में बोले तो अबायोग्रेडेबल, मतलब जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं वो बताना है। गोबर तो हमारे पास खेतों में काम आता है, इजीली हो जाता है। पौधों की पत्तियाँ वगैरह होती है जो इनको तो केंचुआ ही बायोडिग्रेडेबल करके खाद बना देता है। खाद्य पदार्थों भी को भी हो जाता है, लेकिन जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन हमारे पास में इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ही वातावरण में बनी रहती है। इसी कारण बोला जाता है कि पॉलीथीन का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो करेक्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, वे किससे बनी हुई होती हैं। जो पॉलीथीन की थैलियाँ वो बनी किससे हुई होती हैं, न टूटने वाले अणुओं से तो टूट तो जाती हैं, आप लोगों को पता है। अकार्बनिक यौगिकों से, अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बनी होती है, पॉलीमर से, प्रोटीन से। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, पॉलीमर से जो बनी हुई जो प्लास्टिक है वो पॉलीमर से बनी हुई होती है। दैट मीन्स उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो अभी तक मैंने 50 क्वेश्चंस को आप लोगों को करा दिया है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के जो सीरीज है वो आने वाली है। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप न्यू नोटिफिकेशन कोई भी आए, वीडियो आए तो आप लोग तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। लाइक शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।